अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल खबरें.tv.net। और आज आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है जनाब शमशाद मागर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, व्लॉगर हैं। आज बड़ा मसरूफ़ दिन रहा और बड़ा खबरों के हवाले से गर्म दिन रहा वफाकी दारुल-हुकूमत का। और सरगोदा में तकरीर थी, एक जलसा था, एक कन्वेंशन था मुस्लिम लीग नून का, जिसे खिताब किया मोहतरमा मरवियन नवाज साहबा ने। और इस वक्त जब हम आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो इमरान खान साहब भी अपना खिताब फरमा रहे हैं और टीवी कैमरों के ज़रिए आवाम तक वो पहुँच रहा है। लेकिन हम बात करेंगे शमशाद मागर साहब से आज जो सुप्रीम कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम शमशाद मागर साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए और उसकी जो थोड़ी सी तफसील है, आप उसके बाद क्या समझते हैं कि ये धारे किस तरफ बह निकलेंगे? देखिए राजा साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए। मिसाल के तौर पे आज खुद नोटिस पे दो जज साहबान तरमीन अल्लाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये आज खुद नोटिस जो है वो उन दो जजों के नोट पे लिया गया जो CPO लाहौर डोगर साहब की तकर्री के हवाले से समाअत कर रहे थे। ठीक है, तो उनका ये फिर इस पे चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मेरे लिए तो आज खुद नोटिस ना लेना आसान था क्योंकि पहले दरखास्तें आई थी। तो राजा साहब ये बात तो ठीक है, जब दरखास्तें आई थी तो दरखास्तों को मुकर्रर करना चाहिए था, लेकिन साथ में उन्होंने फिर यह भी कहा कि जब सदर पाकिस्तान ने इस पे एक्शन लिया और उन्होंने इंतखाबात की तारीख दे दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। लेकिन अब जो सूरत हाल जो निकल रही है, देखिए राजा साहब, असम्बलियों को तहलील हुए तकरीबन 38 दिन हो गए। जी जी, पीछे आपके पास कितने दिन बचते हैं? 90 में थे, तकरीबन 45 डेज इतने तकरीबन बचते हैं। और अगर ये जितने ये नोटिस हुए हैं अटॉर्नी जनरल को, इलेक्शन कमीशन को और 13 पार्टियों को, 14 पार्टियों को, क्योंकि PTI को भी हुआ, 20-25 दिन ये लग जाएंगे। यार मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी समाप्त करें, 15 दिन तो लग जाएंगे। जी जी, ठीक है, ठीक है। उससे ज्यादा जल्दी फैसला करेंगे तो फिर जिनके खिलाफ आए वो कहेंगे कि जी ये जल्दबाजी में फैसला सुना है। 15 दिन ये निकालें तो पीछे आपके पास बनता है तकरीबन 1 महीना। जी, तो 1 महीने इलेक्शन कमीशन तो पहले ही हाथ खड़े किए बैठा है कि जी हम तो करवा नहीं सकते। देखिए नहीं, मैं माजरत के साथ, जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इवन उसको 1 हफ्ते के नोटिस में भी इलेक्शन करा देना चाहिए। कोई वो ऐसा महकमा नहीं है कि उसको एक महकमे से दूसरे महकमे में ट्रांसफर करके उसे कहा कि आप ये काम करें, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक ये है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम है, उनको शायद तैयारी करने में दिक्कत हो, लेकिन मेरे ख्याल इलेक्शन तो 1 हफ्ते के नोटिस पे भी हो। नहीं राजा साहब, सारी खिचड़ी जो बनी है ना जी, वो इलेक्शन कमीशन की बदनीति की वजह से तो बनी है। ठीक है, वो इमरान खान की इस मौक़िफ़ में बड़ी जान है कि उसने तो एक पार्टी का सेक्रेटरी बन के किरदार अदा किया। ठीक है। और वैसे भी अगर इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, तो अगर उसके पीछे हाथ ना होता तो इलेक्शन कमीशन को तो कोई मसला नहीं इलेक्शन करवाने का। सही है। अब हाई कोर्ट ने आज वहां सुप्रीम कोर्ट में ये भी जिक्र हुआ ना कि जब हाई कोर्ट ने कहा तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खतो किताबत में पड़ गए। और अब भी राजा साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला, कल जो है सुप्रीम कोर्ट का मूड नजर आएगा, मजीद मूड जो है मंडे को नजर आएगा। इस दौरान आप देख लीजिएगा, मेरी छठी इस कैरियर में मुझे एक बाखबर आदमी ने बताया भी है कि खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर सकते हैं। उसकी वजह कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर जाए तो फिर तो इलेक्शन किस तरह होंगे? फिर तो एक और बहाना कि जी अब तो इलेक्शन कमीशन की तश्कील बड़ी जरूरी है, यूं करना, इधर जाना, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कोई डिक्टेटर ऐसा करे तो समझ आती है यार, जो पार्टियां, सियासी पार्टियां खुद ही करने पर तुली हुई हैं इलेक्शन आइन के से इनराफ। ये बड़ा आपने एक अच्छा पॉइंट दिया है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिज़ाइन कर जाएं और फिर एक और हम झमेले में पड़ जाएं, एक और दौड़ में पड़ जाएं कि अब कौन नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके इंतखाब के लिए दिन लग जाएंगे। लेकिन कब तक मागर साहब, हम कब तक भागेंगे इलेक्शन से? कब तक इस मुल्क को हम अपने कोने मुश्क बनाएंगे और कब तक इसको इस संतान में डालेंगे मुल्क को कि ये कितना बर्दाश्त करता है? आगे चलते हैं मागर साहब, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज जो उसकी आपको उसकी पल्स थी, जो आज की अदालत का पहला दिन था, इस हवाले से वो पल्स क्या कह रही थी आपको? मुख्तसर लफ्ज़ में, अल्फाज में बताइए। जो नबज थी ना सुप्रीम कोर्ट की, वो कह रही थी कि हम आइन से इनराफ नहीं करने देंगे, जो आइन कहेगा उस पर अमल करेंगे भी और कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बार काउंसिल आई बीच में, ठीक है, फिर जिस तरीके से ये सवाल उठाया गया 2 जजों की तरफ से, जी, उससे मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि खिचड़ी कहीं और भी पक रही है। ओके, जो बाद में आगे फिर आपको पता है, जैसे शौकत सिद्दीकी जैसे लोग फिर इंकशाफ करते हैं, मुझे उसने कहा था, मुझे उसने कहा था, मुझे उसने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
बाबर साहब, आज जो मरीम नवाज साहबा ने जो जलसा किया, आज उन्होंने बड़े दबंग तरीके से, बड़े खुले अंदाज से आज उन्होंने तनकीद किया। पहले थोड़ी सी दबे अल्फाज में तनकीद होती थी, आज लेकिन उन्होंने स्क्रीन पे तस्वीरें लगा के तनकीद किया। आप इसको किस तरह देखते हैं और क्या इसके कोई मनफी असरात भी होंगे? क्या मनफी असरात होंगे? हमारा सिस्टम ही कोई नहीं राय साहब। अलमिया ये है कि जजों पे तनकीद वो कर रहे हैं जो जजों से अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहे, जिनकी ऑडियो पकड़ी गई है। आप देखें, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पे तो आप पर्चा कटवा देते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों को रगड़ा जा रहा है। अब देखते हैं कौन पर्चा करवाता है। नहीं होगा। क्यों? पीडीएम हुकूमत में, और पीडीएम के सूरतकार आपको पता है कौन है। पर्चा नहीं होगा। जब आप लावारिस हो तो फिर आप पे पर्चे होते हैं, फिर आपके कपड़े भी उतरते हैं। लोगों के तो कपड़े उतरे, लेकिन राजा साहब यकीन माने जितने कपड़े हमारे सिस्टम के उतरे हैं, हमारे स्टैब्लिशमेंट के उतरे हैं, हमारे सियासतदानों के उतरे हैं, हमारे अदलिया के अब इन्होंने खुद उतारने शुरू कर दिए। सही। असल में मरीम नवाज एंड कंपनी का प्रॉब्लम यह है कि इनको या तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार जैसा बनना चाहिए अदलिया में, ठीक है, इनके इशारे अबरू पे काम करे, या इनको जस्टिस मलिक क़य्यूम जैसे लोग चाहिए कि इनके इशारे अबरू पे उसको ये कहते हैं कि ये है इंसाफ। अब देखें, मेरी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी ना, उन्होंने कहा कि मंडे से हम बाज़ाब्ता करेंगे, लेकिन कल भी सुनेंगे। तो राणा सनाउल्लाह वजीर दाखिला की हैसियत से वहां सरगोदा में ये क्यों तकरीर करते रहे कि आम इंतखाबात यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो इकट्ठे ही होंगे, और वो अक्टूबर नवंबर में उस वक्त होंगे जब आइन में उनकी मुद्दत दर्ज है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो राणा सनाउल्लाह, फिर राणा सनाउल्लाह की जो लीडर है उन्होंने आके ऐसी तैसी फेर दी। लेकिन इदारे चूंकि इसलिए खामोश रहेंगे कि इदारे इस वक्त किसी और जगह पे हैं। बाबर साहब, एक तरफ तो जो पीडीएम है या जो इस वक्त हुकूमती जो इक़्तिदार में जमातें हैं, वो एक तरफ तो ये कहती हैं कि जो हमने तब्दीली लेके आए हैं वो आइन में दर्ज है और बिल्कुल ऐन आइन के मुताबिक थी, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और फिर नया उन्होंने उसका लीडर ऑफ हाउस चुन लिया। लेकिन ये वो क्यों मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई वजीर आला अपने सूबे की असम्बली तोड़ सकता है? ये क्यों नहीं मानते वो? राय साहब, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आइन की तशरीह हर एक की अपनी अपनी है, जिसको जो सूट करती है। मिसाल के तौर पे अब ये असम्बलियों की तहलील आइन में लिखा हुआ है कि असम्बली की तहलील अगर वजीर आला की एडवाइस पे होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। ठीक है। इसी तरह कौमी असम्बली की तहलील अगर वजीर आज़म की एडवाइस पे होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। ठीक है। माजी में हुए नहीं है, बिल्कुल, या 58(2) भी इस्तेमाल हुआ, या वजीर आज़म ने कहा हुए नहीं इलेक्शन इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अब चूंकि पीडीएम को खौफ है कि इमरान खान की मकबूलियत है, इदारे बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान का तोती बोल रहा है, वो तो क्लीन स्वीप कर जाएगा, लिहाजा ये टामक टोइयां जो मार रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान, और दूसरी तरफ इमरान खान इनको डरा रहा है कि मैं इक़्तिदार में आ गया ये कर दूंगा, मैं इक़्तिदार में आ गया ये कर दूंगा, और इनको खौफ भी है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गया बहुत बुरा एहतसाब होगा। तो ये खौफ इलेक्शन से बिगाड़ा है इनको। मागर साहब, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले बात की कि हमने सबके कपड़े उतार दिए, यानी वक्त ने उतार दिए, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि सारे नंगे हो गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनफरादी तौर पे वो फिर भी अपनी मज़े लूट रहे हैं। अदारों को जो नुकसान पहुँचा है और सियासी जमातों को जो नुकसान पहुँचा है, सियासी लीडरों को जो नुकसान पहुँचा है, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, इसकी गरीब आवाम को नुकसान पहुँचा है। आप क्या कहते हैं? राजा साहब, जो मिसाक़ जमहूरियत हुआ था ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, अगर वो मिसाक़ जमहूरियत होता ना आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इस मुल्क को कौम का बड़ा फायदा हो जाता। जी जी। लेकिन वो मिसाक़ जमहूरियत था एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और दोनों ने एक्सपोज भी किया था। जरदारी साहब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, तो इन्होंने बारियां बांध ली। जब बारियां बांध ली तो बीच में इमरान खान की बारी लगी। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई और भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। तो मिसाक़ जमहूरियत का धर्म तख्ता तो इन्होंने खुद किया। राजा साहब, ये उस वक्त तक ये सियासतदान चुके, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई हो गया कि अवाम के सामने जितना मर्जी झूठ बोलो अवाम मान जाएगी। अब देखिए ना, मरियम बीबी जो कितना दिलेरी से झूठ बोलती हैं कि ये महंगाई इमरान की वजह से है, शहबाज शरीफ का इससे कोई तल्लुक नहीं। सही, ठीक है। और डार साहब जो हैं वो कितनी दिलेरी के साथ कहते हैं महंगाई करने के बाद कि मेरा तो इसमें क्या कसूर है, ये तो इमरान खान ने मुआहदा किया था। यानी इतने ढीठ है, इनको पता है कि अवाम को हम बेवकूफ बना सकते हैं।
اور عوام پاکستان کے 75 سال تک بنتی آ رہی ہے ان کے سامنے بیوقوف. ابھی مریم دیکھیں, ان کے ابا جی خود یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, ان کا چاچا ان کا گرانٹر ہے, وہ آج کہہ رہی تھی کہ عمران زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے ہوا ہے. یعنی کوئی شرم کوئی حیائی کوئی نہیں. بس ٹھیک ہے جی, پتا ہے کہ جناب علی ایم این اے ایم پی اے کے امیدوار جو ہے ٹرالیاں بھر کے لے آئیں گے کئی لوگوں کو, اور ہم وہاں کھڑے ہو کے ہم نے صرف جھوٹ بولنا ہے. یار عدلیہ کی تذلیل کا سب سے زیادہ کریڈٹ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. صحیح. لیکن دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم جناب علی عدلیہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور آزاد عدلیہ پہ جناب علی ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہ سب جھوٹ ہے. ماغر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی ان باتوں سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی سیاسی جماعت, بڑی سیاسی جماعت ڈوبتی ہے, کسی ادارے کا وقار کم ہوتا ہے, کسی ادارے کے بارے میں لوگ چاہے مگویاں کرتے ہیں, اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, تو وہ نقصان تو ملک کا ہوتا ہے نا جی. اس کو نقصان تو ملک کو پہنچتا ہے, تو وہ پھر جا کے پوری قوم کو بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو انفرادیت کے شکار ہیں, جو انفرادی طور پہ یہ ساری خرابیاں کرتے ہیں, وہ تو کوئی دبئی نکل جاتا ہے, کوئی یو کے نکل جاتا ہے, کوئی امریکہ نکل جاتا ہے, بینک ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے, ان کا کیا کبھی کوئی احتساب بھی ہوگا؟ کیا کسی کو کبھی لٹکایا بھی جائے گا کہ خالی بیانات تک یہ بات رہے گی؟ مجھے تو راجہ صاحب یہ لگتا ہے, یقین مانے کہ شاید آنے والی نسلیں دیکھیں, کیونکہ ہمارے ماں باپ نے تو بڑی قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے. پھر 1971 میں اسی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا کہ ایک جرنیل چاہتا تھا الیکشن نہ ہو. پھر آپ کے سامنے صورتحال, پھر اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, اور ہماری سیاسی جماعتیں ان کی کٹھ پتلیاں ہیں. یعنی ابھی ہمیں اور قربانیاں اور برا اللہ نہ کرے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور وقت. میرا نہیں خیال کہ راجہ صاحب آپ کی اور میں جو ہیں وہ کوئی معجزہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں کوئی اللہ پاک معجزہ دکھا دے اور ملک کو لوٹنے والے لٹیرے جو ہیں یہ چوکوں میں لٹکے ہوئے ہمیں نظر آئیں, تو یہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. ورنہ تو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے محافظ ہیں, جب وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تو پھر یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے, جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے, ایسے اقدامات کرنے سے وہ بالکل چوکتے نہیں ہیں جس سے دوسرے ممالک کا تو فائدہ ہوتا ہے, اپنے ملک جو ہے وہ 100 سال پیچھے چلا جاتا ہے. آپ نے صحیح کہا. ججوں کو فون کر کے مرضی کے فیصلے لینے سے نہیں چوکتے. ماغر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کی ہمارا یہ ویلاگ تھا. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.